Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, single entry. Single entry is though a very easy chapter. Old syllabus में it was a tested for 10 marks, but new syllabus CCF में ये 15 marks के लिए टेस्ट होता है. यानी आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट डेफिनेटली ऑप्शन में होता है, कंपलसरी नहीं होता. कंपलसरी केवल एक ही क्वेश्चन होता है, वो फाइनल अकाउंट्स का 15 मार्क का क्वेश्चन वो आपने कर लिए. सिंगल एंट्री से जो क्वेश्चन आएगा उसमें चॉइस होगा, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट अपने को वैसे नहीं सोचना है. चैप्टर है सिलेबस में तो अच्छे से करके जाना है इसमें. यू नेवर नो, एक अच्छा क्वेश्चन आ जाए और अपने उसको सॉल्व कर ले, 100% हमारा आंसर करेक्ट होगा. ठीक है. सिंगल एंट्री क्या पहले अपने क्लास 11 में किए हैं? हाँ, किए. सिंगल एंट्री को अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं. तो दिस इज सिंगल एंट्री बोलो या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलो, एक ही चीज है. तो सिंगल एंट्री बेसिकली होता क्या है? जैसे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोसरी शॉप, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके मेंटेन नहीं करते. यानी वो डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते. यानी ये जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं, राशन दुकान वाले हैं, इन लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते. इन लोग हर ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट क्रेडिट नहीं करते. ठीक है, राइट. तो इनका जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करके होता है. यानी लोग बेसिकली खुजरा खुजरी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड्स रखता है जो इनके काम का है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी दुकान में जाकर पूछ लो कि भैया आपके पास ये आइटम का कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो उसको वो दिमाग में याद है, तो उसके पास स्टॉक का इंफॉर्मेशन रहता है. स्टॉक का रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है. और क्या क्या रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करते हैं? जैसे कैश बॉक्स में जो कितना कैश है वो उसको पता रहेगा, कैश बॉक्स में कितना कैश है, उसका वो काउंटिंग भी करता है एंड ऑफ द डे. बैंक में कितना बैलेंस है वो उसको पता रहेगा, और बैंक का बैलेंस तो बैंक की पासबुक से मिल जाएगा, तो वो उसको पता रहेगा. देन कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो राशन की दुकान से उधार में गुड्स परचेज करते हैं. उनका महीना का हिसाब चलता है बेसिकली, राइट. उन लोग आए दिन पेमेंट नहीं करते. महीना में जो भी खरीदा है राशन की दुकान से, उसका पेमेंट मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ऐसे करके करते हैं. तो कुछ एक कस्टमर्स का खाता चलता है ग्रोसरी शॉप्स में. तो अगर आप ग्रोसरी शॉप के ओनर से पूछोगे कि भैया ये कस्टमर से आपको कितना रुपया मिलना बाकी है, तो उसका हिसाब आपको वो दे देगा. तो अपने कस्टमर से कितना रुपया बाकी है, कितना रुपया मिलना बाकी है, उसका हिसाब वो दे देगा, तो उसका हिसाब वो मेंटेन करता है. देन जिनसे भी वो गुड्स परचेज करता है, उनके सप्लायर क्रेडिटर्स, ठीक है, चावल किससे कितना का खरीदा, कितना पेमेंट करना बाकी है, तो वो हिसाब भी वो रखता है. तो बेसिकली क्या क्या हिसाब वो रख रहा है? क्रेडिटर्स का हिसाब रख रहा है, जिसको जितना पेमेंट करना बाकी है वो हिसाब रख रहा है. वो तो हिसाब रखना ही पड़ेगा, वो नहीं रखेगा तो वो अगला पेमेंट मांगने आ जाएगा. तो किसको कितना पेमेंट करना बाकी है उसका हिसाब मेंटेन करेगा. कौन से कस्टमर से कितना रुपया मिलना बाकी है वो हिसाब मेंटेन करेगा. जिस कस्टमर्स को उसने क्रेडिट में अपना माल बेचा है, उधार में गुड्स बेचा है, तो उसका हिसाब मेंटेन करेगा, बिकॉज वहां से उसको रुपया मिलने का है. देन कैश बॉक्स यानी गल्ला में उसका जितना रुपया, उसको पता है कि कितना रुपया मेरे गल्ले में है. ठीक है. सिंगल ओनर है तो उसको अपना गल्ले का हिसाब पता होना चाहिए, अदरवाइज उसके पीठ पीछे से अगर कोई नौकर उसके रुपया निकाल लिया तो फिर, है ना, तो उसको हिसाब मेंटेन है. देन बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसको पता है. दुकान में कितना स्टॉक है वो उसको पता है. ठीक है. एंड इनसे आप पूछो कि आपकी दुकान में क्या क्या और एसेट्स है, स्टॉक को छोड़कर और क्या क्या एसेट्स है, तो वो बोल सकता है कि मेरी दुकान में एक पंखा है, दो लाइट है, एक चेयर है, ठीक है, एक छोटा सा लैपटॉप है. लैपटॉप तो हम लोग नहीं रखता है जनरली, राइट. तो ज्यादा एसेट्स नहीं होता, तो वो मुंह जुबानी उसको याद होता है
कि मेरी दुकान में क्या क्या एसेट्स, वो देखने से पता चल जाता है। बट एज सच वो एसेट अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, एसेट का हिसाब नहीं रखता, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला काम वो मेंटेन, चार्ज करने वाला काम वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसके पास रिकॉर्ड्स तो है बट कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि उसने प्रॉपर वे में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया तो क्या किया, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो किया, यानी अपने जरूरत के अनुसार उसने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, जिसमें एज सच कोई पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो नहीं किया, डेबिट क्रेडिट का सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपने जरूरत के हिसाब से रिकॉर्ड्स रखा है उसने। उसको पता है कस्टमर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, सप्लायर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, गले में कितना हिसाब है वो पता होना जरूरी है, स्टॉक कितना का है वो पता होना जरूरी है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन करके रखे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। सारे रिकॉर्ड्स नहीं है तो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, अपने जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली इन सब दुकानों में देखा जाता है। अब इसको क्या करना है, अपने अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर्ड करना है, थोड़ा मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करना है। और दूसरा बात ये है, अब है तो बिजनेसमैन, ठीक है, तो उसको जानना है कि उसने ईयर के बिजनेस करते क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये ग्रोसरी शॉप का ओनर वो भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस करने के लिए अपना दुकान चला रहा है, और बिजनेस करने का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो उसको ये जानना है कि मैंने पूरे साल में कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, या लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ। तो लाइक अदर बिजनेस एंटिटीज, ये ग्रोसरी शॉप का ओनर को भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस से जानना है, यानी पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ है, तो उसको जानना है। ठीक है, तो वो आपके पास आया है, अप्रोच किया, यू आर अकाउंटेंट, तो आपके पास अप्रोच किया आया है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर दिस शॉप। ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए आप उससे सारे रिकॉर्ड्स मांगेंगे, वो आपको सारे रिकॉर्ड्स देगा, बट वो सारे रिकॉर्ड्स जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एज इन की सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स मिलेगा आपको, सारा रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स मिलेगा। सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स में क्या क्या जाएगा, एक कैश बुक मिल जाएगा, वो लाल खाता में मेंटेन करके रखता है, कैश बुक मिल जाएगा, स्टॉक का स्टेटमेंट मिल जाएगा, डेटर्स का हिसाब मिल जाएगा, क्रेडिटर्स का हिसाब मिल जाएगा, तो ये सारे हिसाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और पूछने पर वो बता पाएगा कि मेरे पास क्या क्या एसेट एंड कब खरीदा था, वो भी वो बता पाएगा, बट उसका हिसाब वो मेंटेन करके नहीं रखे। तो उससे अगर आप पूछोगे कि आपने ये चेयर टेबल कब खरीदा था, तो बता देगा 3-4 साल पहले खरीदा, बट जिसका वो हिसाब रख के नहीं रखे, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह नहीं कर रहे, तो ये सब वो कुछ पूछने पर बता देगा। ठीक है, तो आप पूछोगे तो वो बता देगा, तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो गए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपना काम एज एन अकाउंटेंट क्या है, अपना काम एज एन अकाउंटेंट है कि इस ग्रोसरी शॉप के ओनर के लिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हुआ है वो कैलकुलेट करके देना है, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड साथ में ईयर के एंड में जो इसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वगैरह हैं उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताता है। राइट, क्लियर है? तो जैसे इसको ये भी पता है कि इसने अगर 10,000 का लोन लिया है या 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन का भी डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगा। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी खुजरा खुजरी इंफॉर्मेशन से, जो वो मेंटेन करके रखता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अपने को क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड बैलेंस शीट बनाना है। बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं, सिंगल एंट्री को
डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर। ठीक है, वो आया है मेरे पास, अकाउंटेंट के पास आया किस लिए? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए आया है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए आया है। ठीक है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, and लगे हाथ साथ में बैलेंस शीट भी बना लेगा। ठीक है, सो ये दो चीज बनाएगा। तो ये दो चीज बनाने से अकाउंटेंट कर क्या रहे? वो सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन से हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसको अपने क्वेश्चन सॉल्व कर करके समझते हैं आगे इसका क्या प्रोसेस है। राइट, तो अपने एक एक करके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसा हम हर चैप्टर्स में करते हैं। तो अपने एक एक करके स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वन जो 2018 में आया है। ठीक है, तो इसका अप्रोच को समझना। हाँ, ठीक है, हर सम के साथ हर सम को जब भी अपने सॉल्व करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन वन 2018 में आया है, तो क्वेश्चन वन को एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। पता नहीं क्लास 11 में क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उसको एक बार भूल जाते हैं क्या एक्सपीरियंस है क्लास 11 में जो सीखा था। लेट्स यस, नए तरीके से समझते हैं पूरे चैप्टर को। तो स्वाति अ स्मॉल ट्रेडर मेंटेन्स हर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी स्वाति को डेबिट क्रेडिट नहीं आता। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account and a balance sheet as on 31st December 2018। ठीक है, क्या दिया है? ईयर एंड हो रहा है 31st December 2018, तो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2018 और एंड हुआ है 31st December 2018, यानी ये मेरा ओपनिंग डेट है और ये मेरा क्लोजिंग डेट है। सो ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के कुछ कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी कुछ कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। जैसे डेटर्स यानी कस्टमर्स, तो कस्टमर से कितना रुपया मिलना बाकी है ये स्वाति हिसाब रखेगा, ये कोई भी बिजनेस चाय वाला भी हिसाब रखेगा, है ना? बिकॉज जैसे अपने कॉलेज के बगल में एक चाय वाला है, तो वो तो कॉलेज को पूरा महीना चाय सप्लाई कर, तो हर दिन का थोड़ी ना हिसाब मांगने आ जाता है। मंथ एंड में वो हिसाब खुद भी मेंटेन करेगा, कॉलेज भी रखेगा, कॉलेज उससे हिसाब लेगा, चेक करके पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो कस्टमर का हिसाब तो हर एक बिजनेस एंटिटी रखेगा ही। तो कस्टमर्स का हिसाब है कि कस्टमर से ओपनिंग डेट में कितना पाना था, क्लोजिंग डेट में कितना पाना है। ठीक है, इस बीच पूरे साल कस्टमर को सेल वगैरह भी हुआ होगा। राइट, क्रेडिटर्स यानी सप्लायर, सप्लायर को कितना पेमेंट करना बाकी है उसका भी हिसाब वो मेंटेन करेगा, क्योंकि सप्लायर पेमेंट मांगना है तो उसके सब पास हिसाब होना चाहिए कितना पेमेंट करना है, तो सप्लायर का हिसाब भी वो रखेगा। तो सप्लायर का हिसाब रखना है। स्विंग मशीन, उसको पता है मेरे पास एक ही स्विंग मशीन है, तो वो तो पता है ये इतना है। ठीक है, तो 15,000 का है, ईयर के एंड में वो 14,200। फर्नीचर, स्मॉल बिजनेस एंटिटीज को पता होता है कि इसके पास सेलेक्टेड एक आध फर्नीचर ही होता है, तो उसको देखने से समझ में आता है ये फर्नीचर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ। समझ में आ रहा है ना? बिल्स रिसीवेबल, ये कुछ एक डेटर से मिलता है, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स है तो उसका हिसाब वो रखता है। बिल्स पेबल, ये क्रेडिटर्स को एक्सेप्ट करके देते हैं, तो इसका हिसाब भी वो रखता है। स्टॉक का हिसाब तो हर एक बिजनेस एंटिटी रखेगा ही। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ हिसाब अपने को मिल गया। एंड साथ में एक खास बात क्या, बैंक समरी मिला है। बैंक समरी बोल लो या लाल खाता बोल लो, ठीक है,
यानी कैश बुक का हिसाब मिला है। कैश बुक का हिसाब हर बिजनेस एंटिटी रखता है, वो अपने स्टाइल से रखता है। एक प्रॉपर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से नहीं रखेगा, बट वो अपने स्टाइल से वो मेंटेन करता है हर एक बिजनेस एंटिटी की एक दिन में कितना कैश आया और कितना का पेमेंट हुआ, ताकि एंड ऑफ द डे वो गल्ला में जो कैश है उसको फिजिकली काउंट करके अपने कैश बुक से वेरीफाई कर ले। ठीक है ना? तो कैश बुक का हिसाब भी मिल जाएगा अपने को। तो कैश बुक का एक समरी दिया है। समरी कैसे रखा है उसने, मेंटेन कैसे किया, रिसीट्स एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग, कि इतना रुपया आया और इतना रुपया का पेमेंट हुआ है। क्लियर? समझ में आया? राइट। जैसे क्या क्या हुआ देखो, ओपनिंग डेट में 21,000 का कैश एट बैंक था। देन 75,200 डेटर्स से रुपया कलेक्ट हुआ है, क्योंकि डेटर्स को पूरे साल हमने सेल किया, तो पेमेंट भी आते रहा है। तो टोटल में कितना पेमेंट आया पूरे साल में? 75,200। डेटर्स को पूरा साल, कस्टमर्स को पूरा साल सेल किया, पेमेंट भी आते रहे, तो इन टोटल कितना पेमेंट आया पूरे साल में? 75,200 का पेमेंट आया। बिल्स रिसीवेबल 5,600, यानी बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट कितना है? 5,600। समझ में आ रहा है ना? बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट कितना है? 5,600। तो डेटर ने जरूर बिल्स रिसीवेबल दिया होगा अपना पेमेंट करने के लिए, तो वहां से पेमेंट कितना आया बिल्स रिसीवेबल से? 5,600। कैपिटल 13,000 का लगा के रखा था, उसको पता है कि उसने जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो 13,000 मम्मी से लेकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था। कैपिटल उसके पास 13,000, तो वो भी बैंक के रिसीट के साइड में है कि 13,000 कैपिटल लगाया है। ठीक है ना? होता है ना कि अपने घर में जमा पूंजी को तोड़कर बिजनेस में रुपया लगाते हैं, तो वो हिसाब उसको मेंटेन है कि हाँ 13,000 उसने बिजनेस में लगाया। क्रेडिटर्स को 42,000 का पेमेंट किया है, बिल्स पेबल का पेमेंट 2,800 है, रेंट 2,000 का पेमेंट हुआ है, क्योंकि जिसको रेंट का पेमेंट है वो पर्ची काट के दिया होगा, तो पर्ची उसके पास है। समझ में आया? वेजेस, अपना वो लेबर लोग को कितना पेमेंट किया है, प्रिंटिंग का कितना खर्चा लगा है, साल में कितना ड्राइंग्स हो गया है घर खर्चे के लिए, राइट, सैलरीज कितना पेमेंट किया है, और एंड में उसके बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, तो ये हिसाब मिल गया अपने। राइट। बेसिकली इसको देखने से एकदम समझ में आ रहा है कि कैश अकाउंट मेंटेन हो चुका है। ठीक है? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस आप समझ लो ना, कैश और बैंक क्या है? एसेट। एसेट के लिए रूल क्या है? इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीज मतलब रिसीट्स, तो रिसीट्स डेबिट, पेमेंट्स यानी डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है? तो ये बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी बाई डी, ये क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी बाई डी, राइट। एंड ये डेबिट साइड में सारे रिसीट्स, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स। ओके, क्लियर है? देन एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या पता चला? स्वाति ने ये बताया कि मैंने कस्टमर्स को 2,400 का डिस्काउंट दिया था। एक बार भी बहुत बड़ा कस्टमर आया था, तो बल्क में बहुत सारा परचेज करके चला गया, बिटिया की शादी थी घर में, तो उसको मैंने 2,400 का डिस्काउंट दिया था। ठीक है? सप्लायर से भी मैंने उनके लिए बल्क में माल परचेज किया था, तो सप्लायर से मेरे को 3,900 का डिस्काउंट मिला था। तो ये सब बड़ा बड़ा डिस्काउंट उसको याद है, और वो सप्लायर और कस्टमर का हिसाब तो रख ही रहे हैं ना, तो उसको पता है किससे कितना डिस्काउंट मिला है, किससे किसको कितना डिस्काउंट दिया है, उसको मेंटेन्ड है, क्योंकि उसने अपना हर एक कस्टमर का हिसाब रखा है, हर एक सप्लायर का हिसाब रखा है, तो ये चीज पता चला। देन शी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,200 टू हर क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स यानी सप्लायर का पेमेंट करने के लिए 1,200 का बिल भी उसने सप्लायर को दिया था। समझ में आया ये सोनू? क्लियर है? तो ये है, तो ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? अब क्वेश्चन को हमने समझा, कंसेप्ट को हमने समझा, राइट, कंसेप्ट को समझा एंड देन अभी क्वेश्चन को समझा। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाना है। ठीक है? तो अपने इससे पहले, ठीक पहले फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर चुके हैं, तो वी नो हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसके साथ हम कंफर्टेबल है। बट इस चैप्टर में जो डेटा अपने को दिया हुआ है वो डिफरेंट स्टाइल में दिया हुआ है,
क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए था, सिंगल एंट्री के चैप्टर में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए है। बट फर्क क्या है दोनों में? फाइनल अकाउंट्स में जो था, हमें ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता था। ट्रायल बैलेंस मिलने से क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर हमने निकाला है तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये सिस्टम फॉलो है। बिकॉज ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? डेबिट कॉलम का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम का टोटल। सो ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब क्या? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट फॉलो है। बट सिंगल एंट्री में अपने को ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, कुजरा कुजरी इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दिया हुआ है। तो इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, समझ में आया फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री के बीच में डिफरेंस? फाइनल अकाउंट्स में भी अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, सिंगल एंट्री में भी सेम चीज बनाना है। बट फाइनल अकाउंट्स में अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस एंड साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। बट सिंगल एंट्री में कुछ कुछ एसेट्स, कुछ कुछ लाइबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एंड कभी कभी कैश बुक का समरी या बैंक का स्टेटमेंट, पासबुक का स्टेटमेंट, ये सब मिलेगा। और कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसको यूज करके हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में? क्लियर है? अब इसका अप्रोच क्या होगा? अप्रोच ध्यान से सुनो। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं। जैसे इधर में जो, कहा गया, इधर में जो बैंक समरी अपने को दिख रहा है, ये बैंक समरी बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है। ठीक है, ये बैंक समरी बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है ना? राइट। तो डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहे, रिसीट एंड पेमेंट दिखाई दे रहे हैं। बट देखने से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया हुआ समझ में आ रहा है, मतलब बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है। जैसा लगना और होने में फर्क है। ठीक है ना? कुछ लोग अमिताभ बच्चन जैसे लग रहे हैं, बट वो अमिताभ बच्चन नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है, बट बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक समरी है, तो बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है। तो अगर अपने को क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया हुआ है या किसी भी आइटम का अकाउंट दिया हुआ है या समरी दिया हुआ है जो अकाउंट जैसा लग रहा है, कैच करने का कोशिश करो। कोई भी आइटम का अकाउंट का समरी जो अकाउंट जैसा लग रहा है, तो समझ में आया? तो ये बैंक समरी में जितने भी आइटम्स हैं, इन सब का ट्रीटमेंट एक ही बार होगा। बैंक समरी में जितने भी आइटम्स हैं उन सबका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा। क्यों? डबल एंट्री सिस्टम में एक एक आइटम का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है? 2 बार। डबल एंट्री 2 बार। और बैंक समरी एकदम बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है, यानी पहला ट्रीटमेंट इस बैंक समरी में हो चुका है, यानी एक और ट्रीटमेंट करना बाकी है। तो बैंक समरी में जितने भी आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट एक ही बार हो। ठीक है, बैंक समरी में जितने भी आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा पूरे क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन के आंसर में बैंक समरी के हर एक आइटम का ट्रीटमेंट एक ही बार होगा। एंड बैंक समरी को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट 2 बार होगा। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में 2 बार होगा। तो ये एक छोटा सा हैक है जो कि बहुत काम का है। तो ये पहला हैक समझ में आया? क्या समझ में आया? बैंक समरी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि बिल्कुल एक बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है, तो उस बैंक समरी में जो आइटम्स हैं उन सबका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, क्योंकि वो बैंक समरी बैंक अकाउंट जैसा है, जिसमें होने के कारण, जिसमें आइटम्स होने के कारण एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, क्लियर? एक बार ट्रीटमेंट बैंक समरी में ही हो चुका है, तो एक और ट्रीटमेंट करना बाकी है, तो इसका एक ही बार और ट्रीटमेंट होगा।
यानी एक ही ट्रीटमेंट होगा पूरे सोल्यूशन में, एंड बाकी सबका दो जगह ट्रीटमेंट। ये पहला चीज। बाकी सबका मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के हर एक आइटम का ट्रीटमेंट दो जगह, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट दो जगह। ठीक है, क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में सिंगल एंट्री के चैप्टर में एक चीज हमेशा फिक्स कर लो कि हमें ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी बनाना हो। सिंगल एंट्री के चैप्टर में हमें दो डेट्स का बैलेंस शीट बनाना है। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट तो बनाना ही है बिकॉज क्वेश्चन ने मांगा है, बट उसके साथ साथ ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी बनाना है, इवन इफ क्वेश्चन ने नहीं मांगा। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि ओपनिंग डेट का भी बैलेंस शीट बना कर दो, क्वेश्चन ने नहीं बोला है, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ओपनिंग डेट का भी बैलेंस शीट बनाना होगा, बट फिर भी हमें सिंगल एंट्री के सोल्यूशन में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को भी बनाना है। क्यों बनाना है? ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे हमें कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पता चले। क्यों, कैसे? बिकॉज आप देखो, हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका ओपनिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है, बट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। आज बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? तो पहले तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होता है, उसको बिजनेस में लगाया जाता है, तब ना जब बिजनेस शुरू होता है। तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग डेट का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंसेस दिया हुआ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके। ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने लोग एसेट के साइड में सारे एसेट के ओपनिंग बैलेंसेस को रखेंगे, लायबिलिटीज के साइड में सारे लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस को रखेंगे। देन जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लायबिलिटीज के साइड में कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को जब बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंसिंग फिगर मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। एसेट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल कम आएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा लायबिलिटी साइड में रखेंगे एज कैपिटल। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट को, ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लियर है? समझ में आया? यानी अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेटर्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो हमें पक्का से एक डेटर्स अकाउंट बनाना है। डेटर्स का लेजर अकाउंट बनाना। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो उसका एक लेजर अकाउंट बनाना है। जैसे डेटर्स लेजर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट बनाना है, बिल्स रिसीवेबल लेजर अकाउंट बनाना है एज वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर का सिंपल मीनिंग क्या है? जैसे आंसर के लिए मार्क्स होते हैं वैसे वर्किंग नोट के लिए भी मार्क्स होता है। वर्किंग नोट अगर नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। समझ समझ में? वर्किंग नोट के लिए अलग से सेपरेट मार्क्स होता है। ठीक है, राइट। तो सर इसमें क्या फिर डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सब अकाउंट बनाना होगा? आंसर इज नहीं। बट सर अभी तो आपने बोला कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितने भी सारे आइटम्स के अकाउंट, तो अकाउंट इफेक्ट हो रहे तो उनका लेजर अकाउंट बनाना होगा। तो आपने सिर्फ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट ही बनाने के लिए कहा,
डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीप्ट का अकाउंट बनाने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों? ये चीज अपने को करते करते समझ में आने लग जाएगी कि इसका अकाउंट बनाना होगा, इसका अकाउंट नहीं बनाना। क्लियर? एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर एक आइटम को लेकर एक ही ट्रांजैक्शन है तो वो बिना अकाउंट बनाए चल जाएगा। जैसे डिस्काउंट अलाउड का एक ही ट्रांजैक्शन है तो बिना अकाउंट बनाए वो चल जाएगा। पर जैसे डेटर्स अकाउंट को लेकर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो हमें डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, देन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो डेटर्स को लेकर काफी सारे ट्रांजैक्शन है, सो इसीलिए डेटर्स अकाउंट बनाना बनता है। बट डिस्काउंट अलाउड को लेकर एज सच एक ही ट्रांजैक्शन है कि डेटर्स को इतना डिस्काउंट अलाउ किया गया, तो इसके लिए अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये समझदारी रखना। ठीक है, और खुद से भी क्लिक होना चाहिए था कि जैसे डेटर्स को लेकर डेटर्स से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिया हुआ है। डेट समझ में आया ना? तो क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिला? डेटर्स को हमने कितना का सेल किया। समझ में आया ना? तो वो चीज नहीं दिया हुआ है, तो वो डेटर्स अकाउंट बनाकर निकालना हो। बिकॉज हमारा जो ग्रोसरी दुकान का मालिक है वो सेल्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, केवल कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। बिकॉज कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है कि किसको कितना पेमेंट, किससे कितना पेमेंट रिसीव होना बाकी है। सेल का हिसाब नहीं रख रहे कि रोजमर्रे में कितना का सेल हुआ, सेल का हिसाब नहीं रख रहे, कस्टमर्स का हिसाब रख रहे। बिकॉज कस्टमर से रुपया मिलने का बाकी, तो कौन से कस्टमर से कितना रुपया मिलने का बाकी है वो हिसाब मिल जाएगा आपको। बट आप पूछना, आप चाहे तो प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को। जो भी आपके एकदम क्लोज में जान पहचान का ग्रोसरी दुकान है, जस्ट ऐसे ही जाकर पूछना कि भैया आज आपका कितना का सेल हुआ, वो नहीं बता पाए। बट अगर आप उससे पूछोगे कि मधु का पेमेंट कितना, मधु से कितना पेमेंट मिलना बाकी है, तो वो ठीक बता देगा मधु का 1,200 500 रुपया बाकी, 2,050 रुपया बाकी है। वो ठीक वो बता देगा कि मधु से इतना रुपया मिलना बाकी। बट उससे पूछो कि भैया आपने पूरे दिन में कितना कितना का सेल हुआ, आपका टोटल कितना का सेल हुआ, कितना का बिक्री हुआ, वो नहीं बता पाएगा। बट उससे आप पूछोगे कि मधु से कितना रुपया मिलना बाकी है, आपको ठीक बता देगा 1,250, एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है ना? तो डेटर्स अकाउंट बनाकर हमको मिलेगा क्या? सेल्स का अमाउंट मिलेगा। कौन सा सेल्स? ट्रेड सेल्स का अमाउंट मिलेगा। सिमिलरली समझ जाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्या मिलेगा? परचेजेस का अमाउंट मिलेगा। आज ये स्मॉल ट्रेडर के पास, ये ग्रोसरी शॉप के ओनर के पास स्टॉक समरी रिपोर्ट मिल जाएगा। स्टॉक समरी रिपोर्ट यानी कितना का परचेज, कितना अमाउंट, मतलब कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, स्टॉक समरी मिल जाएगा उसके पास। स्टॉक समरी रखता है वो कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक आया पूरे दिन में, कितना स्टॉक गया पूरे दिन में, स्टॉक समरी मिल जाएगा उसके पास। बट टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस कितना का हुआ पूरे साल में, वो इसका हिसाब नहीं रखेगा। क्लियर है? तो कहां से हिसाब निकालना होगा एज एन अकाउंटेंट? अपने को क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके निकालना। तो दिमाग में कहीं ना कहीं चीज सेट कर लो कि ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ही, हर एक क्वेश्चन में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। कुछ एक क्वेश्चंस में हो सकता है हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाना पड़े, जहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट। जैसे परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सेल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल होता है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करते हैं। देन
परचेज हुआ है तो मिड ऑफ द ईयर परचेज हुआ तो अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो जब ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे एक आइटम से रिलेटेड, तो उस आइटम का आपको अकाउंट बनाना। क्लियर? समझ में आया? तो चलो अभी रेडी करते हैं फॉर्मेट को। इन द बुक्स ऑफ स्वाति। फर्स्ट दो एक क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा, बिकॉज नया चैप्टर होता है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अदरवाइज आप देखोगे क्लास जैसे आगे बढ़ते जाएगा हर एक सम के साथ टाइम भी कम लगेगा। बैलेंस शीट मैच किया ना आप लोग का एग्जाम में? ड्राइंग्स में जाएगा। ड्राइंग्स में ऐड होगा ना। प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। एकदम फिक्स कर लो इसको। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, क्योंकि प्रोप्राइटर और उसके सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, अपने सिलेबस में तो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर का पैन और उसके बिजनेस का पैन एक ही होगा, यानी उसका बिजनेस का अलग से पैन नहीं। तो सोल प्रोप्राइटर जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं और टैक्स जमा दे रहे हैं, तो उसी में अपने फाइल में वो बिजनेस का इनकम को भी इंक्लूड कर रहा है एंड बिजनेस की इनकम पर भी वो टैक्स दे रहे हैं। मतलब बिजनेस का इनकम सोल प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल इनकम, ऐसे समझ कर, बिकॉज उसके पर्सनल रिटर्न ऑफ इनकम में वो आएगा। प्रोप्राइटर का पैन और बिजनेस का पैन, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस केस में बिजनेस ओनर का पैन और बिजनेस का पैन एक ही होता है, बिजनेस का अलग से पैन नहीं। तो प्रोप्राइटर जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो उसमें बिजनेस के इनकम पर भी वो टैक्स पे कर रहा है। तो वो जो इनकम टैक्स है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल इनकम टैक्स है, बिकॉज उसके पर्सनल फाइल में से पे हुआ है। तो इनकम टैक्स इज ऑलवेज treated as drawings in case of sole proprietorship business. But in case of company and partnership, treatment is different. It is treated as an expense. Income tax is treated as an expense in case of partnership business and company. Because partnership business और partners का पैन अलग अलग हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस अपना इनकम टैक्स खुद के रिटर्न ऑफ इनकम खुद के पैन के अगेंस्ट पे करता है। सेम इज द केस विथ कंपनी। कंपनी का अपना एक, कंपनी इज अ सेपरेट एसएससी टैक्स पेयर। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है। तो कंपनी का अपना पैन है, तो कंपनी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर अपने पैन के अगेंस्ट। तो कंपनी के केस में इनकम टैक्स इज एक्सपेंस, पार्टनरशिप के केस में इनकम टैक्स इज एक्सपेंस, but प्रोप्राइटरशिप के केस में इनकम टैक्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो उसको बाकी ड्राइंग्स के साथ ऐड करके अपने कैपिटल से लेस करें। फॉर द ईयर एंडेड 31st
2018। हाँ, बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट हमेशा दो बनेगी, एक ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। सो अपन क्या करेंगे, आंसर बुक के लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पेज में ऊपर में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट और नीचे में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, बिकॉज ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट के लिए कम जगह चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कॉपी का, ये मेरा आंसर बुक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा पेज में रख लो इसको। देन राइट हैंड साइड पेज में क्या होगा, पहले पहले क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, लगभग 60% ऑफ द स्पेस में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, एंड उसके नीचे ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट लगभग 40 या 30% स्पेस में। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। एंड ठीक उसके पीछे वाले पेज में हम लोग जो लेजर अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, वो बनेगा। और ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में आप सिंगल कॉलम फॉर अमाउंट भी बना सकते हैं। रेडी? तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट दो दो जगह, ठीक है। शी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स, तो क्या समझ में आ रहा है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं बनाना है। सो अपने डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। सो डेटर्स अकाउंट को टानो, पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना। सो डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया। डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले अपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रखेंगे। ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऊपर में टेबल में दिया हुआ है, इसमें भी अपने को टिक मारते जाना है। टिक मारने वाला सिस्टम रुकेगा नहीं, ठीक है। सो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 25,200। इन सबका भी दो दो जगह ट्रीटमेंट होगा, लिखा हुआ है ना।
तो 20,000 भी दो जगह आएगा। 20,000 क्या, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये दो जगह आएगा। दो जगह कौन सा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स के साइड में डेटर्स 20,000, एंड दूसरा डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 20,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस 25,200। इसका दो जगह ट्रीटमेंट बता दो। करेक्ट। क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर्स 25,200, एंड डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 25,200। क्लियर है? समझ में आया ना? वेरी नाइस। तो टिक मार दिया आपने इसको। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या देखे थे अपने, क्या पढ़े थे? शी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स 2,400। डिस्काउंट अलाउड के लिए एंट्री क्या पास होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। परफेक्ट। ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिकॉज सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग कर चुके हैं अपने, राइट? सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो देखो उसमें मैंने खाली सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ही नहीं पढ़ाया था, एंट्रीज भी बताया था, तो बोलकर कॉन्फिडेंस है। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेटर्स एसेट, उसको पेमेंट कम करना पड़ेगा, डेटर्स को डिस्काउंट देगा तो वो पेमेंट कम करेगा, डेटर्स एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। एक तो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बोल रही है वो, फिर वो बोली कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है। ये एंड में जाकर कहाँ दम तोड़ता है? पीएल अकाउंट में जाकर दम तोड़ेगा ये। क्लियर है? सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2,400, एंड देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नीचे का 60% स्पेस पीएल के लिए यूज होगा ना। सो पीएल वाले पोर्शन में टू टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 2,400। ओके, वेरी नाइस। सो इसका दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। देन बी में शी रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, यानी अब क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ गया है, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ। क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 15,000 का दो जगह ट्रीटमेंट समझ में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आएगा,
एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 14,100। हाँ ठीक ही तो बोल रहे हो। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस है ना। सो क्रेडिटर्स के टू साइड में टू बैलेंस सी बाई डी 14,100 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में 14,100। क्लियर है? करो। 15,000 एंड 14,001। एक बार हम क्लास 12 लोग का ही सेम चैप्टर में टेस्ट लिया था, तो मैंने क्या किया था, ओपनिंग डेट का जो कॉलम है वो इधर में रखा था, क्लोजिंग डेट का कॉलम इधर रख दिया। तो उन लोगों का हैबिट क्या था कि फर्स्ट कॉलम ओपनिंग बैलेंस का होता है, सेकंड कॉलम क्लोजिंग बैलेंस का होता है। मैंने इंटरचेंज कर दिया। मजा आ गया था। बस एक आध जन का ही करेक्ट हुआ और क्या। हाँ बट एग्जाम में उन लोग के लिए रेडी हो गया, एग्जाम के लिए कि एग्जाम में भी ऐसा ट्विस्ट हो सकता है, वो मेंटल प्रिपरेशन हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर का काम ही तो यही है ना, क्वेश्चन अगर इजी सेट करेगा ना तो ये एक गेम खेल देगा। ये क्वेश्चन पूरा, मतलब ये हरकत जो है वो क्वेश्चन का पूरा काया पलट देगा। डेटा सब कुछ इजी है, क्वेश्चन को देखकर मजा आ जाएगा कि हाँ ये सब यही सेम क्वेश्चन करके आया है, बट उसने एक ट्विस्ट खेल लिया है। क्लोजिंग बैलेंस पहले दे दिया और ओपनिंग बैलेंस बाद में दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15,000। क्लोजिंग बैलेंस 14,100। इसमें भी कम टाइम नहीं लगता बस सॉल्व करने। तो नेक्स्ट, आगे टिक मार दिया हमने। देन शी रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स 3,900। सो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर्स से अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है सो हम क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 3,900। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पीएल के क्रेडिट साइड में बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 3,900। सो दो ट्रीटमेंट हो गया। तो टिक करेंगे इसको। शी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्स का मतलब दिया है, उसके नाम कर दिया है। 1,200 का बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स के नाम किया है, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए 1,200 का बिल्स रिसीवेबल स्वाति ने अपने क्रेडिटर्स को दे दिया। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए होता क्या है? एसेट। वो उसने अपने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो उसके लिए वो एसेट डिक्रीज क्रेडिट है ना। क्लियर? सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर्स लायबिलिटी भी है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं बिल देकर, बिल्स रिसीवेबल देकर एसेट है बिल्स रिसीवेबल, वो देकर हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रहा है,
लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट। सो एंट्री क्या पास हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स कितना, 1200। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि ये बिल्स रिसीवेबल से 5,600 का कलेक्शन हुआ है, मतलब रुपया है बिल्स रिसीवेबल का 5,600, रिसीव किया आपने 5,600 अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमें बनाना हो। क्लियर है? तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ मिलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऊपर में, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस 7,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 6,000 है। 7,000 का दो जगह ट्रीटमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा, एंड बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी बाई डी 7,000, एंड 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी बाई डी 6,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 6,000। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, चलो। टू बैलेंस बी बाई डी 7,000, बाई बैलेंस सी बाई डी 6,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,000। अब ये जो बिल अपने क्रेडिटर्स को इंडोर्स किए हैं 1,200 का, इसके लिए एंट्री क्या पास होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बाई साइड में आएगा, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ, 1,200 है ना। 1,200 का बिल अपने क्रेडिटर्स को दिया है, बिल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, दिया है तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। किसको दिया क्रेडिटर्स, पेमेंट करने के लिए, तो लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी के पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल, एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स 1,200। तो 1,200 का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। क्लियर है? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट, इससे ऊपर आ जाओ, बैंक समरी में आ जाओ। बैंक समरी बैंक अकाउंट जैसा है, तो इसमें जो आइटम्स दिखाई दे रहा है उसका एक जगह ट्रीटमेंट ऑलरेडी इसी बैंक समरी में अकाउंट जैसा जो है उसमें हो चुका है। तो इन सब आइटम्स का एक और ट्रीटमेंट करना बाकी है। तो बैंक समरी में जितने भी आइटम्स है उन सबका एक एक ट्रीटमेंट होगा, एक ही ट्रीटमेंट होगा, एक जगह ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर? तो करते हैं। जैसे बैंक समरी में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक है। बैंक इज व्हाट, असेट,
ओपनिंग बैलेंस मीन्स व्हाट? कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट के सहित कैश एट बैंक। ये 21,000 क्या बैंक का ओपनिंग बैलेंस, यानी कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस। कैश एट बैंक एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा कैश एट बैंक। 21,000 करो। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 75,200। कलेक्शन मतलब क्या? डेटर से रुपया आया, कैश कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? डेटर से कलेक्शन हुआ है ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, डेटर से रुपया मिला, कस्टमर ने अपना रुपया चुकाया, तो उनका बैलेंस कम हो गया हमारे बुक्स में। हिसाब क्लियर हो रहा है ना? डेटर्स एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, सो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो बैंक समरी में दिखाई दे रहे हैं। तो अपना काम क्या है? सिर्फ डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसका एक जगह ट्रीटमेंट कहां पर आएगा? डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक। बिकॉज एंट्री क्या पास हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा जो बैंक समरी में आ गया ये। तो बचा क्या? सिर्फ डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक 75,200। बाई बैंक 75,200। नेक्स्ट, टिक करते जाओ। बिल्स रिसीवेबल 5,600, यानी 5,600 बिल के अगेंस्ट मिला है। सो जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, वैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट 5,600 मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक समरी के डेबिट साइड में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? बिल्स रिसीवेबल के बाई साइड में, बाई बैंक 5,600। देन कैपिटल 13,000 का, ये होता है ना, करेंट ईयर में 13,000 का कैपिटल और लगाया है, तो दिस इज व्हाट? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी करेंट ईयर में 13,000 का कैपिटल और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसका एक जगह ट्रीटमेंट क्या होगा बोलो? कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। ये करेंट ईयर में लगा है, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 13,000। हाँ, बिकॉज ये करेंट ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ना। लास्ट ईयर तो ये, लास्ट ईयर तो जा चुका है ना ऑलरेडी। बैंक समरी कौन से ईयर का दिया हुआ है? करेंट ईयर का दिया हुआ है, 2018 का। तो ये करेंट ईयर 2018 में ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो करेंट ईयर का बैलेंस शीट में आएगा ना ये। ओपनिंग बैलेंस शीट तो प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है। पिछले साल का बैंक समरी थोड़ी ना दिया हुआ है अपने, करेंट ईयर का दिया हुआ है। तो एक करेंट ईयर में इतना कैपिटल और इन्वेस्ट हुए, तो एक करेंट ईयर का बैलेंस शीट, करेंट ईयर का बैलेंस शीट कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट करेंट ईयर का है, ओपनिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर का। सो एक करेंट ईयर के बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। एंट्री क्या पास होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो बैंक समरी के डेबिट साइड में टू कैपिटल तो है ही, तो इसका एक और ट्रीटमेंट कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा।
अब देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कहाँ गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड लिखो कैपिटल। ठीक है, उसमें लिखो, उसके नीचे लिखो ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस अपने कहाँ से निकालेंगे बोलो? ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा, तो उसके लिए जगह बना दो। जगह बना दो, बिकॉज जब अपने प्रेजेंट करें तो पहले ओपनिंग बैलेंस को ना लिखेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट तो अभी तक पता नहीं है। वो तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा, तो उसमें टाइम है। तो इसीलिए पहले ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह बना दो, क्योंकि पहले तो अपने ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट लिखेंगे। एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना? 13,000, राइट? ओके। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी का भी पेमेंट, किसी को भी पेमेंट करता है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना। डेबिट द रिसीवर, पेमेंट कर रहा है तो सामने वाला पार्टी रिसीविंग है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करे तो क्रेडिटर्स रिसीविंग एंड में। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक आ जाएगा। वैसे बिल्स पेबल का भी पेमेंट हुआ 2,800, तो इसके लिए एंट्री पास होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपने को बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाने का जरूरत पड़ चुका है। ठीक है, सो बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे। रुको, पहले क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं। 42,000। टू बैंक कितना? 42,000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 42। अब हमने, अब हमें बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना होगा। तो धीरे धीरे समझते जाओ कि डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट तो हर समय बना, लगभग हर समय बनाने का जरूरत है, लगभग हर समय। और ये भी चीज दिमाग में रख लो कि अगर क्वेश्चन में डेटर्स स्टेटस तो बनाना है ही, बट अगर क्वेश्चन में बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी है तो लगेगा तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है, जिस भी क्वेश्चन में बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम समझ पाएंगे कि कौन सा अकाउंट बनाना होगा। क्यों बनाना है एकदम लास्ट में क्लियर होगा कि बिल्स पेबल अकाउंट बनाकर क्या मिला, बनाने से क्या मिला। अब बिल्स पेबल मेरा लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को ऊपर में देखो। ओपनिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000। तो ओपनिंग बैलेंस 3,000 का दो जगह ट्रीटमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में 3,000 एंड बिल्स पेबल के बाई साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी 3,000। क्लोजिंग बैलेंस 5,000, टू बैलेंस सी बाई डी 5,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एफडी साइड में 5,000। क्लियर है? क्या था? बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है 2,800,
तो क्या एंट्री पास हुआ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक। 2800। नेक्स्ट। रेंट पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होगा। कौन से बैलेंस शीट पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज करेंट ईयर का ड्राइंग्स है। सैलरीज पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। ठीक है, करते हैं इसको। तो एक एक करके पहले पीएल के डेबिट में टू रेंट। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ऊपर में दो तीन लाइन का जगह छोड़ दो, बिकॉज टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लिखने के लिए जगह छोड़ो। ट्रेडिंग में डेबिट साइड में ऊपर में तीन चार लाइन छोड़ो टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लिखने के लिए। उसके बाद लिखो टू वेजेस 2000। टू प्रिंटिंग 2000। ड्राइंग्स 24,000। टू सैलरीज 12,000। बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक? 28। अब समझ में आ रहा है ना? सॉल्व करते करते सेटिंग भी करते जाओ दिमाग में क्या प्रोसेस है। पहले क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट, नीचे से ऊपर। ठीक है, फिर बैंक समरी के आइटम्स का एक एक जगह ट्रीटमेंट। ये सीक्वेंस को मेंटेन करना जरूरी है ताकि सोल्यूशन करेक्ट सॉल्व हो पाए। राइट। देन सो बैंक समरी के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक एक जगह हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट दो दो जगह हो गया। बच्चा ये वाला टेबल जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कुछ कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का दिया हुआ है, जिसमें काफी सारे टिक भी दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें टिक नहीं है उन सबका दो दो जगह ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? ओके। अब स्विंग मशीन एसेट है। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 15,000। रुको रुको। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 15,000। पर ये 15,000 का तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा। तो एक चीज कैच करने का कोशिश करना। हम लोग अगर एक स्विंग मशीन अकाउंट बनाते हैं, पूरा कम 5 मिनट देना, पूरा 5 मिनट के बाद कुछ सोचना। अभी खाली सुनो और समझो। तो स्विंग मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 15,000। सो 15,000 का दो जगह ट्रीटमेंट कैसे हुआ? 15,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, और 15,000 का स्विंग मशीन अकाउंट के डेबिट के साइड में, टू बैलेंस बी बाई डी। देन
14,200 स्विंग मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 14,200 एंड दूसरा स्विंग मशीन अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 14,200। तो 14,200 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब स्विंग मशीन अकाउंट की तरफ जरा देखो। ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस है 14,200, और बाकी कहीं पर भी क्वेश्चन में स्विंग मशीन को लेकर कोई ट्रांजैक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, यानी स्विंग मशीन के साथ एज सच कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर भी 800 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? स्विंग मशीन का बैलेंस 800 कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ स्विंग मशीन डेप्रिसिएशन। तो ये कैच करना है अपने को। स्विंग मशीन इज एन एसेट, 800 रुपए का बैलेंस कम हुआ है, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन में देखा स्विंग मशीन को लेकर एज सच कोई अदर ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, यानी स्विंग मशीन को लेकर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए। फिर भी हम क्या देख रहे हैं? स्विंग मशीन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में 800 का डिफरेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 800 कम है। तो स्विंग मशीन का बैलेंस कम कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी 800 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो हम लोग 800 रुपया डेप्रिसिएशन लिखना मत। स्विंग मशीन अकाउंट के बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन 800, और फिर इस डेप्रिसिएशन को कहाँ रख दोगे? पीएल के डेबिट साइड में। पीएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 800, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन 800 पीएल के डेबिट साइड में। तो 800 रुपया का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो स्विंग मशीन अकाउंट मेरा बैलेंस होकर दोनों सेट का टोटल सेम आ रहा है, तो स्विंग मशीन अकाउंट का किस्सा खत्म। तो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? स्विंग मशीन को लेकर एक ही ट्रांजैक्शन में, वो है डेप्रिसिएशन को। तो इसीलिए हम लोग स्विंग मशीन अकाउंट को नहीं बनाएंगे। खुद से समझ जाना है कि स्विंग मशीन के साथ बिजनेस का और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सिर्फ हम क्या देख पा रहे हैं? स्विंग मशीन का क्लोजिंग बैलेंस 800 कम हो गया है। तो कोई भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कम होता है तो उसका एक कारण होता है डेप्रिसिएशन, यानी स्विंग मशीन में 800 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो। तो हम लोग एग्जाम में स्विंग मशीन अकाउंट बनाए बगैर काम चला लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो स्विंग मशीन को लेकर कैसे कहां पर ट्रीटमेंट होगा? 15,000 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, 14,200 क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, एंड दोनों के बीच में जो 800 का डिफरेंस है वो पीएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 800। कुछ नहीं शो करना है आपको, कोई भी वर्किंग नोट नहीं चाहिए इसमें। आप सिंपली क्या कर सकते हैं? पीएल के डेबिट साइड में जब टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन लिख रहे हैं तो उधर में ही ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं 15,000 माइनस 14,200। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें बिना लेजर अकाउंट बनाए अपने को काम चल जाएगा, क्योंकि लेजर अकाउंट बनाने से टाइम जाएगा, और एज सच इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, बिकॉज आई चेक पेपर्स ना। तो मेरे को पता है इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। तो इसको बना भी लेते तो अपना ही टाइम वेस्ट होगा। मार्क्स कब होता है? जब कहीं पर बैंक समरी में ऐसा होता है कि परचेज ऑफ स्विंग मशीन है या सेल ऑफ स्विंग मशीन है, तो अपने को स्विंग मशीन अकाउंट बनाना पड़ता है, तब स्विंग मशीन अकाउंट बनाने के लिए मार्क्स होते हैं। बट क्योंकि स्विंग मशीन अकाउंट रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है, तो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। बिना बनाए भी चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन वो पीएल के डेबिट साइड में। क्लियर? तो लिखो स्विंग मशीन। अच्छा, इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट में बोली थी क्या लेस करके दिखाना है ना क्या? हाँ तो करके दिखाओ ना, क्या दिक्कत? ऐसे करके दिखा दो, नहीं भी करके दिखाएगी तो भी चलेगा।
इसको करेगी तो जबरदस्त खुश हो जाएगा एग्जामिनर। मजाक नहीं कर रहा, क्लियर ना। नेक्स्ट, सेम देखो फर्नीचर के साथ भी सेम किस्सा हुआ है। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 12,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 11,800 है। पूरा क्वेश्चन का बाकी सारा इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी पहले हो चुका है ना। तो कहीं भी फर्नीचर का लेकर ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फर्नीचर का कोई और ट्रांजैक्शन को लेकर, यानी फर्नीचर के साथ और कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस 200 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 200 रुपए का डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे साइड में 12,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे साइड में 11,800, एंड डिफरेंस 200 रुपया पीएल के डेबिट साइड में। ना 12,000 ना, बचा सिर्फ एक आइटम स्टॉक। तो 4,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक है, 3,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। बताओ दो दो जगह ट्रीटमेंट बता देगा तो मान जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 4,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा बाय डिफॉल्ट, और ओपनिंग स्टॉक और कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, परफेक्ट। एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड। ठीक है, 4,000 3,000। ओके, ये सिस्टम को अगर अपने फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम करेक्ट बनकर आएगा। बाई साइड में सेल्स लिखने के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके हम सेल्स निकालेंगे। सो देखो क्वेश्चन के सारे इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हो चुका है A to Z, तो क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, अब सोल्यूशन में नेक्स्ट क्या करना है अपने को, ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट को बैलेंस करना है। हम लोग चार अकाउंट मेंटेन किए। ठीक है, क्वेश्चन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज वर्किंग नोट में जितना भी अकाउंट ओपन करके रखा है ना, तो सबको बंद करने का टाइम आ गया। तो ऑर्डर को समझो। ऑर्डर क्या है, पहले वर्किंग नोट के सारे अकाउंट को सल्टाना है, नंबर वन। नंबर टू, ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। नंबर टू ये हुआ। नंबर थ्री, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट,
पीएल को बैलेंस करके ग्रॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट, पीएल को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करना। तो क्या ऑर्डर मेंटेन करना है अपने को सोल्यूशन में, सबसे पहले वर्किंग नोट, मतलब पीछे से आगे की तरफ जाना है, इसे समझ जाओ। सबसे पहले वर्किंग नोट में जितने भी सारे अकाउंट्स खुले हुए उनको सल्टाना है। नंबर 2 में ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को निकालना है, उसको फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट पुट कर देना है। नंबर 3 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देना है। देन नंबर 4 लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करना है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। समझ में आया, राइट? क्लियर है तो करो। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि वर्किंग नोट में जितने भी सारे लेजर अकाउंट है उनको सल्टाना है। अब इसमें भी एक ऑर्डर है, जैसे क्या ऑर्डर है, जैसे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल्स, पेबल अकाउंट है। सो अभी तक तो हमारे दिमाग में सेट हो चुका है कि हर लगभग हर क्वेश्चन में अपने को डेटर सेटर्स अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही, एंड अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट है तो वो भी बनाना पड़ेगा। तो अब इसको सल्टाने का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट को सल्टाएंगे, एंड देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट को सल्टाएंगे। क्यों ऐसा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को सल्टाओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को बैलेंस करो। डेबिट साइड में 5,800 शॉर्ट हो रहा है, तो एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में जो आ रहा है वो टू क्या करके लिखे, टू डेटर्स, वेरी गुड, मेरे को समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बट फिर भी मैं समझाऊंगा। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में 5,800 है, यानी कि 5,800 के लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुए। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, और एसेट डेबिट कब होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है। यानी 5,800 से मेरा बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज, एसेट इंक्रीज डेबिट हुआ। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज कैसे होता है, बिल्स रिसीवेबल हमें देता कौन है, देने वाला कौन है, हमारा कस्टमर, हमारा डेटर्स। सो क्रेडिट द गिवर, सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो क्या एंट्री पास हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो अब समझ में डेटर्स अकाउंट को आखिरी में क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा, डेटर्स अकाउंट में जाएगा। तो पहले बिल्स रिसीवेबल को सल्टाना है, तब डेटर्स अकाउंट सेलेक्ट पाएगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,800। क्लियर है? अब बिल्स पेबल अकाउंट को सल्टाओ। तो अब चीज दिमाग में सेट भी करते जाओ, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस होकर कहाँ गया, अब बिल्स पेबल बैलेंस होकर कहाँ जाएगा, ये दिमाग में सेट करते जाओ। पहले कौन सा अकाउंट को बैलेंस करना है, बाद में कौन सा अकाउंट को बैलेंस करना है, क्यों करना है, ये सब सेट होते जाओ, करते प्रोग्रामिंग करते जाओ दिमाग में। बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,800 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो ये बाय बाय क्रेडिटर्स होगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इसका रीजन बताओ, बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में 4,800 का बैलेंसिंग फिगर आया है, यानी 4,800 से बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट कब होता है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, तो बिल्स पेबल का लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है। तो हमने जरूर, बिजनेस एंटिटी ने जरूर किसी को बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिया होगा। किसको दिया होगा, क्रेडिटर्स को दिया होगा। क्यों दिया होगा,
क्रेडिटर्स का पेमेंट को चुकाने के लिए। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सो एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल्स पेबल अकाउंट के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल। कितना? 4800। क्लियर? तभी हम क्रेडिटर्स अकाउंट को बाद में बैलेंस करेंगे, बिकॉज बिल्स पेबल बैलेंस होगा, उसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा, तब ना जाकर हम क्रेडिटर्स को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये चीज दिमाग में सेट करते जाओ। अब डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्स का अमाउंट निकालना था, बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम में जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस एंटिटी, वो सेल का हिसाब नहीं रखता, कस्टमर्स का हिसाब रखता है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तो सेल का अमाउंट चाहिए। तो सेल का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग कस्टमर्स का लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो डेटर्स अकाउंट किस लिए बनाया? सेल्स का अमाउंट निकालने के लिए। एंड डेटर्स अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया है। सेम वे में क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाया? परचेजेस का अमाउंट निकालने के लिए। बिकॉज जो सिंगल एंट्री वाला ओनर है, वो परचेजेस का हिसाब नहीं रखता है, सप्लायर का हिसाब रखता है कि उसको कितना पेमेंट करना बाकी है। बट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए परचेजेस का अमाउंट चाहिए। तो परचेज का अमाउंट कैसे निकलेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर। और क्रेडिटर्स अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए अपने को बिल्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ में? तो अब इंटरकनेक्शन समझ में आ रहा है? राइट। अब डेटर्स को जब सेल करते तो क्या एंट्री पास होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो देखो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रहा है? डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में ही आ रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये सेल्स का ही है, बिकॉज जब डेटर्स को सेल करते हो तो एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 88,600 आ रहा है। साथ साथ अपने 88,600 को ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में लिखना है विदाउट वेटिंग। ऐसा मत करना कि नहीं सर पहले एक साथ वो क्रेडिटर्स अकाउंट को भी बैलेंस करके परचेजेस भी निकाल लेते हैं। नहीं, उससे आप सेल्स का अमाउंट लेना भूल सकते हो। सो सेल्स निकाल लिए डेटर्स अकाउंट में से, तो लगे हाथ ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स 88,600। अब क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या चीज का है? परचेजेस का है। बिकॉज क्रेडिटर्स अकाउंट में सब कुछ है सिर्फ परचेजेस को छोड़कर, तो ये बैलेंसिंग फिगर परचेजेस का है। क्रेडिटर से जब हम परचेज करते हैं, क्रेडिटर से हम जब परचेज करते हैं, एंट्रीज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई परचेजेस 51,000। सो इसको लगे हाथ अपने को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस 51,000। तो सोल्यूशन का स्टेप 1 डन। वर्किंग नोट में जितने भी लेजर अकाउंट ओपन करके रखे थे हमने, सब को सल्टा दिया है। अभी स्टेप 2 में ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटीज के साइड में आएगा, जो कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। कितना आ रहा है कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस? 43,000। नहीं, 61,000 आ रहा है। 61,000 आ रहा है।
क्लियर है? सो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 61,000 आया। इसको हम लगे हाथ क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल, कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस 61,000, तो हो गया 61,000 का दो जगह ट्रीटमेंट। ठीक है, 61,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल में ऐड करें ओपनिंग बैलेंस 61,000। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट का काम भी हो गया है। बाकी बचा क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही फाइनल अकाउंट्स वाला सिस्टम फॉलो करो। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ले जाकर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड करके कैपिटल का फाइनल बैलेंस, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड को मैच करो, टोटल मैच करो। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है मेरा 34,600। अब नेट प्रॉफिट निकालो। बोलो। 19,100 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम भी हो चुका है, नेट प्रॉफिट आ चुका है 19,100। 19,100 का नेट प्रॉफिट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड करेंगे। 19,100 ऐड नेट प्रॉफिट करके कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकालो। सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। अब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो, मैच करो। सिस्टमैटिक वे से अगर अपने सम को अप्रोच करते हैं ना, तो चैप्टर को समझते हैं, सम को सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिक वे से, तो आंसर करेक्ट होता ही होता है, समझ में भी आता है और आंसर भी करेक्ट हो। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इज 88,200, ये मैच हो गया। क्लियर? डन। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा है, कैसे सम को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, हर सम के साथ मेरा टाइम भी कम होते जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, तो सम का सोल्यूशन जल्दी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट सम है, समझ गए चैप्टर को पूरा? राइट। तो आगे नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय। सर, हाँ बोलो।